Hello students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is निशा पवार. हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में स्टडी कर रहे हैं. पार्टनरशिप का मैंने आपको थर्ड चैप्टर स्टार्ट कराया था जिसका नाम था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में मैंने आपको ये 5 एडजस्टमेंट्स बताई थी, जिसमें कि फर्स्ट आपकी थी कैलकुलेट सैक्रिफाइस एंड गेन रेशियो, सेकेंड आपकी थी वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एंड द थर्ड इज़ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, एंड द फोर्थ इज़ एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, और लास्ट आपकी थी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. इन पांचों एडजस्टमेंट्स में से हमने जो हमारी फर्स्ट और सेकंड ये एडजस्टमेंट है वो हमने कंप्लीट स्टडी कर ली है. इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की. अगर कोई नया पार्टनर आता है तो उस टाइम पे आप अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन कैसे करोगे. तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. जैसे हमने लास्ट वाले चैप्टर में किया था कि जब पार्टनर्स अपना रेशो चेंज करते हैं तो वहाँ पे भी हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन करते थे. तो जैसे वहाँ पे आपके 2 केसेस थे, ऐसे ही जब एडमिशन के टाइम पे भी आपके यही 2 केसेस होंगे. फर्स्ट आपका है व्हेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ अपीयर इन द बुक्स एट रिवाइज्ड वैल्यू, कि आप ये चाहते हो कि आप अपनी बुक्स में अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखाओ, या फिर व्हेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में अपीयर इन द बुक्स एट ओल्ड वैल्यू, या फिर आप ये चाहते हो कि आप अपने बुक्स को जो उनकी पहले ओल्ड वैल्यू है उसी वैल्यू पे दिखाओ. तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट जो केस है कि आप अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखाना चाहते हो, तो उसमें हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है. रिवाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है कि आपकी एसेट या लाइबिलिटी में जितना भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है उसको आप ऐड या लेस करने के बाद जो आपकी वैल्यू आती है आप उस वैल्यू को अपनी बुक्स में शो करोगे उस एसेट या उस लाइबिलिटी के नाम से. ठीक है, तो इसके लिए हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है. रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, यहाँ पे आपकी डेबिट साइड होती है, ये आपकी क्रेडिट साइड है. ठीक है, और कॉलम में आप पर्टिकुलर अमाउंट्स एंड पर्टिकुलर अमाउंट्स के कॉलम बनाओगे, 4 कॉलम्स आप बनाओगे. आपकी एसेट में अगर डिक्रीज़ होता है तो उसको आप डेबिट साइड में लिखोगे, अगर इसका अपोजिट आपकी एसेट इंक्रीज़ होती है तो उसको आप क्रेडिट साइड में डालोगे. उसके बाद लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ होती है तो आप डेबिट में डालोगे, लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो उसको क्रेडिट में डालोगे. कोई भी लाइबिलिटी आपकी अनरिकॉर्डेड रह जाती है, मतलब कि आपको अभी पता चला कि आपकी ये भी एक लाइबिलिटी थी, सडनली कोई लाइबिलिटी आपकी आ जाती है तो उसको आप डेबिट में डालोगे. और ऐसे ही कोई एसेट आपकी अनरिकॉर्डेड रह जाती है तो उसको आप क्रेडिट साइड में डालोगे. रिवैल्यूएशन करते टाइम अगर किसी तरीके का कोई एक्सपेंसेस होता है तो उसको आप डेबिट में डालोगे टू कैश और बैंक के नाम से. अगर उस एक्सपेंसेस को कोई पार्टनर पे करता है तो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे. ठीक है, इसके बाद आप डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल करोगे. अगर आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है तो आपका प्रॉफिट निकलेगा. अगर आपका डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है तो आपका लॉस निकलता है. और इस प्रॉफिट या लॉस को आप अपने ओल्ड पार्टनर्स में ही बांटोगे. न्यू पार्टनर का इसमें कोई भी राइट नहीं होता, बिकॉज आप उसके आने से पहले अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट कर दोगे. तो इसमें उसका कोई भी रोल नहीं होगा, उसको किसी भी तरीके का ना ही प्रॉफिट मिलेगा और ना ही लॉस मिलेगा. तो ये वाला जो अकाउंट आप वैसे ही बनाओगे जैसे आप उस टाइम पे बना रहे थे जब आपके पार्टनर्स अपना रेशो चेंज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी कोई नया पार्टनर तो आ नहीं रहा था. आप क्या कर रहे थे, अपने पुराने पार्टनर्स को ही उनके ओल्ड रेशो में आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे थे. तो यहाँ पे भी आपको वही सेम चीज़ करनी है, आपको कुछ अलग से नहीं करना है. तो मैंने उस टाइम पे जब आपको वो चैप्टर कराया था तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया था. तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उस एग्जाम्पल को और अच्छे से देख के फिर से समझ सकते हो. तो इसके बाद जो हमारा सेकंड केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. नाउ स्टूडेंट हमारा जो सेकंड केस है कि जब आप एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को उनकी ओल्ड वैल्यू पर ही दिखाना चाहते हो, रिवाइज्ड पर नहीं दिखाना चाहते हो. ठीक है, तो उस टाइम पे भी आपकी एसेट और लाइबिलिटी में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ तो हुआ ही होगा. ठीक है, तो उस वाले जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के प्रॉफिट या लॉस में आपके नए पार्टनर का भी राइट होता है. मतलब अगर आप रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखाना चाहते हो तो आप न्यू पार्टनर को कुछ भी प्रॉफिट नहीं दोगे, आप उसके आने से पहले ही सारे प्रॉफिट या लॉस बांट लोगे. लेकिन अगर आप रिवाइज्ड वैल्यू पर नहीं दिखाना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आप पहले वाली वैल्यूज़ पर ही दिखाओ,
तो जो आपकी एसेट्स में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है उनकी वैल्यूज़ से जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको आप अपने न्यू पार्टनर को भी उसमें शेयर दोगे। ठीक है, और इसके लिए जो हम अकाउंट बनाते हैं वो आपका होता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप दो पार्ट लेकर चलते हो, एक आपका फर्स्ट पार्ट, उसके बाद आपके सेकंड पार्ट। ठीक है, और इसका जो फॉर्मेट होता है वो आपका सेम रिवैल्यूएशन जैसा ही होता है। ये आपकी डेबिट साइड होती है और ये आपकी क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, 4 कॉलम ही आप बनाओगे, पर्टिकुलर अमाउंट। डिफरेंस कहाँ आएगा? देखो, फर्स्ट पार्ट में तो आप जैसे आपने रिवैल्यूएशन बनाया है आपको वैसे ही बनाना है, कोई चेंजेस नहीं करना। एसेट्स के डिक्रीज और इंक्रीज इन लायबिलिटीज़ को आप डेबिट में डालोगे, इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी को आप क्रेडिट में डालोगे, और फिर डेबिट क्रेडिट का टोटल करके प्रॉफिट अगर आपका आएगा तो वो डेबिट में आएगा, लॉस अगर आपका आएगा तो वो क्रेडिट में आएगा, और इसको आप अपने ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इसके सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है कि आपको जो डिक्रीज इन एसेट वाली जो आपकी डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी है उनकी सारी अमाउंट को उठाकर आप डालोगे क्रेडिट साइड में। मतलब जो डेबिट में है उसको आप क्रेडिट में ट्रांसफ़र करोगे और जो क्रेडिट में है उसको आप डेबिट में ट्रांसफ़र करोगे। ठीक है, और उसके बाद अपना डेबिट क्रेडिट करके प्रॉफिट और लॉस निकाल के इस प्रॉफिट या लॉस को आप सारे पार्टनर्स बांटोगे इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। ठीक है, और इसमें एक चीज़ क्या होती है कि अगर आपका फर्स्ट पार्ट में प्रॉफिट है तो सेकंड पार्ट में आपका लॉस होगा, अगर आपके फर्स्ट पार्ट में लॉस है तो सेकंड पार्ट में आपका प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपना मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं। नाउ स्टूडेंट, हमारा एग्जाम्पल है फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी हु वर इक्वल पार्टनर एज 31 मार्च 2019। वो इक्वल पार्टनर है, मतलब उनका रेशो जो है 1:1 है। ठीक है, ये आपको उनकी बैलेंस शीट गिवन है, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, कैपिटल आपको गिवन है तीनों पार्टनर्स की, साथ ही आपको एसेट्स में कैश, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन सब का अमाउंट गिवन है। आपको एडजस्टमेंट दी हुई हैं। दे एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 एंड फॉर 1/4 शेयर। उन्होंने क्या किया है, डी को एडमिट किया है पार्टनरशिप फॉर्म में फॉर 1/4 शेयर के लिए। डी शुड ब्रिंग 9,000 फॉर गुडविल एंड 15,000 एज कैपिटल। जो डी है वो आपकी गुडविल लेकर आ रहा है 9,000 रुपीज़ की और साथ ही कैपिटल लेकर आ रहा है 15,000 का। देन स्टॉक एंड फर्नीचर रिड्यूस्ड हुए हैं 10% एंड प्रोविज़न आपको मेंटेन करना है 5% ऑन डेटर्स। एक लाइबिलिटी आपकी अराइज हुई है 1,080 की। उसके बाद बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 8,500। तो ये आपका एग्जांपल है। इसमें आपको जब आपका न्यू पार्टनर आता है तो उसकी जो वो कैपिटल और गुडविल लेकर आ रहा है उससे रिलेटेड एंट्री करनी है, साथ ही आपको अपना मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करना है। तो सबसे पहले आपका पार्टनर आ रहा है डी, वो गुडविल और कैपिटल लेकर आ रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो आपका पार्टनर है वो डी है, डीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अमाउंट आपका आ जाएगा, वो कैपिटल लेकर आ रहा है 15,000 रुपीज़ की और गुडविल लेकर आ रहा है 9,000। टोटल आपका ये हो गया 24,000। ठीक है, इसके बाद हम इस गुडविल को ट्रांसफ़र करते हैं अपने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में इन देयर सैक्रिफाइस रेशो। तो यहाँ पे इनका ओल्ड रेशो गिवन है 1:1, साथ ही आपके न्यू पार्टनर का 1/4 शेयर गिवन है। तो इस केस में क्या होता है कि जो उनका ओल्ड रेशो होता है वही आपका सैक्रिफाइस रेशो होगा। तो आप जो इनका प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको 1:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो इसके लिए एंट्री आप करोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 9,000 को आप 1:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो तीनों के अकाउंट में आपके कितने कितने आ जाएंगे, 3,000, 3,000 एंड 3,000। ठीक है, इसके बाद हमें इसकी जो एसेट्स और लायबिलिटी में जो चेंजेस आए हैं उससे आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करना है।
हम लोग यहाँ बनाएंगे मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपकी डेबिट साइड होती है, ये आपकी क्रेडिट साइड होती है। फर्स्ट आपका कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, देन अमाउंट, देन अगेन पर्टिकुलर्स एंड देन अमाउंट। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में आपके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को आपको रिवैल्यूएशन की तरह ही बनाना है, सेकंड पार्ट में हम उसकी रिवर्सल एंट्रीज करते हैं। ठीक है, तो डेबिट में आप लेते हो डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज़, क्रेडिट में आप लेते हो इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज़। तो आपकी जो स्टॉक और फर्नीचर है वो रिड्यूस्ड हुए हैं, साथ ही आपने प्रोविज़न बनाया तो प्रोविज़न आपकी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। उसके बाद लायबिलिटी आपकी एक और अराइज हुई है, ये आपकी अनरिकॉर्डेड में जाएगी। उसके बाद बिल्डिंग अंडर वैल्यूड आपकी हुई है, मतलब बिल्डिंग आपकी कम हुई है, डिक्रीज़ हुई है, तो बिल्डिंग को आप डालोगे अपना क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डालेंगे टू डिक्रीज इन एसेट्स, इसमें आपका स्टॉक है जो 10% रिड्यूस्ड हुआ है, तो स्टॉक 10%, आपका स्टॉक है 11,400, तो स्टॉक में आपका आ जाएगा 1,140। उसके बाद आपके फर्नीचर हैं, फर्नीचर में 10% रिड्यूस्ड हुआ है, तो फर्नीचर आपका 2,400 है, 10% आप रिड्यूस करोगे तो आपका आ जाता है 240। ठीक है, और जो आपका प्रोविज़न आप मेंटेन कर रहे हो उसको भी आप इसी में ही डाल दोगे। तो प्रोविज़न आप मेंटेन कर रहे हो 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स आपके हैं 10,800, इसका आप 5% कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाता है 540। ठीक है, इसको ऐड करके आपका आएगा 1920। उसके बाद अनरिकॉर्डेड आपकी लायबिलिटी हुई है, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के नाम से हम उसको डालेंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपकी आई है 1,080 रुपीज़। उसके बाद बिल्डिंग आपकी अंडर वैल्यूड हुई है, तो उसको हम यहाँ पे डालेंगे बाय बिल्डिंग, ये आपका आ जाएगा 8,500। ठीक है, इसके अलावा और कोई आपकी एसेट और लायबिलिटी के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आपका टोटल करेंगे 8,500 यहाँ का टोटल है। ठीक है, इसमें से ये लेस करोगे तो आपका 5,500 बचता है, उस 5,500 को वो आपका प्रॉफिट निकलेगा, बिकॉज आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है। ठीक है, तो इस प्रॉफिट को आप अपने पुराने वाले पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो आपका 5,500 प्रॉफिट आया, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 1:1 के रेशो में, तो ये आपका आएगा 1,833, 1,833 एंड 1,834। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आपका 5,500 हो गया, दोनों साइड का टोटल आपका हो गया 8,500। ठीक है, उसके बाद आपको रिवर्सल एंट्रीज करनी होती हैं, जो क्रेडिट में है उसको आप डेबिट में डालोगे, जो डेबिट में है उसको आप क्रेडिट में डालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे बाय रिवर्सल एंट्री फॉर इंक्रीज इन एसेट्स। ठीक है, वो आप डेबिट में डालोगे, 8,500 आपका आ जाएगा। उसके बाद बाय यहाँ पे डालोगे बाय रिवर्सल एंट्री ऑफ डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रिवर्सल एंट्री, तो ये आपका हो जाएगा टोटल अमाउंट यहाँ पे ये आपका है 3,000। ठीक है, अब यहाँ पे आपका प्रॉफिट निकला है तो यहाँ पे लॉस निकलेगा। मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था कि जो फर्स्ट पार्ट में अगर प्रॉफिट होता है तो सेकंड पार्ट में आपका लॉस निकलता है, सेकंड पार्ट में अगर आपके फर्स्ट पार्ट में लॉस है तो सेकंड पार्ट में आपका प्रॉफिट निकलेगा। तो यहाँ पे आपका लॉस आएगा, उस लॉस को आप चारों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, आपके A, B, C और D सब में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट है 5,500 का, इसको आप सब में डिवाइड करोगे तो 1,375, 1,375, 1,375 और 1,375 आपके चारों का ये आ जाएगा। क्योंकि जो न्यू पार्टनर है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है और पुराने उनके पार्टनर्स का जो रेशो है वो ऑलरेडी 1:1 है, तो आप न्यू रेशो कैलकुलेट करोगे तो वो भी आपका 1:1 ही आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप ये डालोगे 5,500 आपका लॉस हो गया है, यहाँ पे आप टोटल कर दोगे, इधर का टोटल 8,500, यहाँ का टोटल भी 8,500, आपका अकाउंट क्लोज्ड। ठीक है, तो अगर आपका न्यू पार्टनर आ रहा है और आप अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवाइज्ड वैल्यू पर नहीं दिखाना चाहते हैं तो उस केस में हमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है और उसको हम इस तरीके से मेंटेन करते हैं।
नाउ स्टूडेंट, हम रीवैल्यूएशन और मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आपका इसका जो बेसिक है वो है पर्पस। तो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो किस पर्पस के लिए बनाया जाता है? वो बनाया जाता है कि जब आप अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवाइज्ड वैल्यू पर दिखाना चाहते हो। लेकिन जो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो उस टाइम पे बनाया जाता है जब आप अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवाइज्ड वैल्यू पर नहीं दिखाना चाहते हो। ठीक है। देन सेकंड इसका बेसिक है पार्ट्स। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के कोई पार्ट नहीं होते, वो एक ही अकाउंट आप बनाते हो। बट मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप दो पार्ट बनाते हो। पहले में आप अपना जो आपकी इंक्रीज और डिक्रीज वगैरह वो सब दिखाते हो, उसके बाद रिवर्सल एंट्रीज आप करते हो। ठीक है। थर्ड आपका पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस। तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस होता है, जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, उसको आप सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में बांटते हो। बट मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप दो पार्ट बनाओगे। तो फर्स्ट पार्ट का जो बैलेंस है वो आप ओल्ड पार्टनर में बांटोगे, और जो सेकंड पार्ट का जो बैलेंस है वो आप सारे पार्टनर्स में बांटोगे, साथ में अपने इनकमिंग पार्टनर में भी। तो ये आपके डिफरेंसेस हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका ख़त्म हो गया है कि जब आप एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट करोगे इनकमिंग पार्टनर के टाइम पे, तो उसको आप कैसे करोगे। ठीक है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आया है या फिर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिजर्व्स के बारे में पढ़ेंगे कि जब नया पार्टनर आता है तो आप रिजर्व्स को कैसे ट्रीट करोगे, रिजर्व्स को कैसे रिवैल्यूएट करोगे, कैसे उनकी अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह करोगे। तो हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।